Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics। क्रैश कोर्स और रिवीजन की इस सीरीज में आज हम 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर बेस्ड है सेंटर ऑफ मास इन कॉलिजन पर, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान केंद्र तथा टक्कर। इसे हमने कुछ सब टॉपिक्स में बांटा हुआ है, जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। फर्स्ट है आपका सेंटर ऑफ मास एंड इट्स मोशन। सेकेंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। और थर्ड है हमारा कॉलिजन, जिसे हिंदी में कहते हैं टक्कर। इस टेबल को ध्यान से देखिए। सेंटर ऑफ मास एंड इट्स मोशन पर पिछले 10 सालों में लगभग 28 क्वेश्चंस बने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम पर 11 क्वेश्चन और कॉलिजन पर अराउंड 23 क्वेश्चन। तो मीन सेंटर ऑफ मास एंड इट्स मोशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। चलिए द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास पर हम लोग बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास मीनिंग क्या होता है? किसी भी सिस्टम या बॉडी के सारे मास को हम किसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट मान सकें, एक ऐसा बिंदु खोज पाए हम किसी वस्तु या सिस्टम के अंदर जिसमें कि उसका सारा का मास कॉन्सेंट्रेट मान सके, तो फिर हम उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। Isn't it? कैसे डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ मास को? ए पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, एक ऐसा बिंदु जहां की सारे के सारे मास को, द्रव्यमान को हम केंद्रित मान सकें, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र। आपने देखा होगा कई बार प्रॉब्लम्स में सेंटर ऑफ मास की बात करते रहते हैं और अचानक से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात होने लग जाती है। तो ये क्या चीज़ है? ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का, राइट। जब भी अर्थ किसी पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है तो उससे डिफाइन होता है उसका वेट ऑफ द बॉडी। वेट कैरी द मीनिंग mg। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन कर लें कि उस ऑब्जेक्ट का या सिस्टम का mg जहां भी जिस पॉइंट पर हम कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट where whole weight of a body is supposed to be acting or concentrated, एक ऐसा बिंदु जहां किसी वस्तु या निकाय का समस्त भार मीन्स mg या तो क्रियारत हो या केंद्रित हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि वेदर द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटीज आर लाइंग एट द सेम पॉइंट और द डिफरेंट पॉइंट। क्या आपका ये cm, सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट में कहते हैं cm, इसे शॉर्ट में कह दिया जाता है cm, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शॉर्ट में कहते हैं cg, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट्स ओके, दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है क्या दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं? तो सेंटर ऑफ मास में हम क्या चीज कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m, द्रव्यमान। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या चीज कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? वेट mg। यानी डिफरेंस किसका नजर आ रहा है आपको? केवल g का। यानी सीधी सी बात है कि g अगर डिफरेंट होगा किसी ऑब्जेक्ट पर, सिस्टम पर, डिफरेंट पॉइंट पर, तो उसका cm और cg, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अलग अलग पॉइंट पर होगा। और अगर अलग अलग है तो अलग अलग होगा, एक ही पॉइंट पर है तो एक ही पॉइंट पर होगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये मेरे पास पेन, इस पेन के डिफरेंट पॉइंट पर क्या आपको ऐसा लगता है कि जी की वैल्यू डिफरेंट होगी? ये तो शॉर्ट डायमेंशन होगी बॉडी के, बहुत पेन छोटा सा है। एवरीबॉडी यू नो कि हर पॉइंट पर जी की वैल्यू लगभग इक्वल होगी, और क्या होगी वो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इजंट इट? तो मींस जी का ही तो डिफरेंस था। तो इस पेन के लिए अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की,
तो दोनों एक ही पॉइंट पर होगा। गेटिंग माय मीनिंग। लेकिन अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट। क्या आपको ऐसा लगता है उसके हर पॉइंट पर जी की वैल्यू एक होगी? नहीं होगी। तो ऐसे एक बड़े डायमेंशन के ऑब्जेक्ट जहां पॉइंट टू पॉइंट जी वेरी करता है, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है। तो ऐसे लार्ज डायमेंशन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन डिफरेंट होती है। इज इट? चलिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कैसे फाइंड करते हैं, उसे पता करते हैं। चलिए पोजीशन को कैसे फाइंड करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मान लीजिए अपने पास दो पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले दो पार्टिकल का सिस्टम हम यहाँ ले लेते हैं, राइट। एक पार्टिकल है हमारा यहाँ पर प्लेस्ड है, स्क्रीन को देखिए ध्यान से, m1, और सेकंड पार्टिकल हमारा प्लेस्ड है यहाँ पर m2। ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अपना है r1, और सेकंड पार्टिकल m2 का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश r2 है अपना। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए पोजीशन वेक्टर, RCM की वैल्यू चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रहे, हमेशा जो सेंटर ऑफ मास होता है दो पार्टिकल का, उनको मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं होगा। आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली इट इज। मैंने माना सब कुछ यहाँ पर है थोड़ी देर के लिए, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आपका। तो RCM कैरी द मीनिंग, RCM का मतलब है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर क्या था भाई, उसको दोबारा बना लेते हैं एक बार। ये R1 था, राइट। हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बनाना है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान लीजिए ये है, और ये कहलाएगा हमारा RCM वेक्टर। क्या कहलाएगा? RCM वेक्टर। दिस वेक्टर इज नॉट नीडेड टू अस। ओके फाइन। तो RCM की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे एग्जैक्टली तो डेरिवेशन करते हैं, लेकिन ये क्रैश कोर्स और रिवीजन की सीरीज है तो हम यहाँ रिकमेंड ये नहीं करेंगे कि डेराइव करें। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, R1 और R2 के बीच में ये RCM की जो वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर फिलहाल, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, यही रिकमेंड करेंगे कि RCM क्या होता है, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सिंपल फॉर्मूला है। सपोज M1 M2 के अलावा एक थर्ड पार्टिकल और होता तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या करते उस केस में? थर्ड पार्टिकल को और ले लेते, और क्या आप उसको ऐसे एक्सटेंड करते? यस और नो? और नीचे भी इसी तरीके से क्या इसको ऐसा एक्सटेंड कर लेते आप। गेटिंग फाइन। अभी ये बात हुई पोजीशन वेक्टर की। आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जा सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है सेंटर ऑफ मास के। उस केस में m1 और m2 के कोऑर्डिनेट पहले से आपको गिवन होंगे। से m1 की बात हो रही है तो m1 के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं x1 y1 z1, m2 के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, जो भी है उसे हम x2 y2 एंड z2 कह रहे हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट, ये x1 y1 एंड z1, और ये m2 के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2, राइट। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, दैट इज गिवन बाय, अभी याद रखना है अपने को, सिंपल फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से ycm m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। zcm z कोऑर्डिनेट m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। और
इन दो पार्टिकल से ज़्यादा अगर एक्सटेंड करते हैं सिस्टम में तीन पार्टिकलों, तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने थर्ड पार्टिकल को ऐड कर दिया ऊपर नीचे। जैसे एक्सीएम हमें पता करना है तो क्या ऐड करते हैं आप, M3X3, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं प्लस M3। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी हो, मोशन में हो सकता है, गति कर सकता है, मीन्स मोशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो सकता है, वेग और त्वरण हो सकता है। तो उस केस में जैसे अभी पोजीशन के फॉर्मूले थे आपके, बिल्कुल उसी तरीके से कीप इन योर माइंड, उसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखने का है कि VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन त्वरण ACM m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हम लोग इजीली डिराइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसको, लेकिन अभी यहाँ कर नहीं रहे हैं। ये कैसे आया? जो आपका RCM का फॉर्मूला था, RCM को उसको एक बार आप डेरिवेटिव ले लें, अवकलन कर दें आप उसका, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, राइट। और इसी तरीके से आप जब VCM आ जाता है तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लें, अगर वेलोसिटी उसकी चेंजेबल है तो हमारे पास क्या जाता है ACM। दिस इज द सिंपल स्टेप्स, लेकिन यहाँ करना नहीं है, हम रिकमेंड करेंगे कि आप इन्हें याद रखिए। चलिए इन्हें समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हम चाहेंगे कि एवरीबॉडी इसको एक बार पढ़ लें। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति, मुझे यहाँ पर कोऑर्डिनेट चाहिए। देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए आप लोग। डायग्राम में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको तीन पार्टिकल्स दे रखे हैं। आप चाहें जिसको नंबरिंग कर लें, जस्ट कन्वीनियंस के लिए इसको मैंने फर्स्ट पार्टिकल कह दिया, इसे सेकंड पार्टिकल कह दिया और इसे थर्ड पार्टिकल कह दिया, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट भी चूज कर लें तो दैट इज मोर इजी। फर्स्ट पार्टिकल M जो आपका है वो ओरिजिन पर है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता होता है क्या होता है 0,0। सेकंड पार्टिकल की बात करें तो x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक कितना नजर आ रहा है 2, यानी x के अलोंग कितने डिस्टेंस पर है 2, y के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस पर है 1, ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका। थर्ड पार्टिकल की बात करें हम लोग तो x के अलोंग कितना डिस्टेंस पर है 1, y के अलोंग कितना है 2, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया इसका, फाइन। ओके, तो अभी मेरे को XCM चाहिए, तो याद करें XCM का फॉर्मूला क्या था हमारा, m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, अब भी करते चले, प्लस m3। अब वैल्यूज हम रख सकते हैं। m1 मीनिंग m, x1 x कोऑर्डिनेट क्या है भाई इसका 0, m2 सेकंड पार्टिकल का मास कितना है m, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2, थर्ड पार्टिकल का मास कितना है m, x3 x कोऑर्डिनेट कितना है 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट पार्टिकल का मास m, तीनों का m ही है, रख सकते हैं। ऊपर 2m और m 3m हो गया, और डिनोमिनेटर में भी कितना होगा 3m, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 1 यूनिट। ये सर नो, क्या इसी तरीके से YCM निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, इंग्लिश में भी है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और हिंदी में भी है, निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ज्ञात कीजिए। सिस्टम में है क्या, दो पार्टिकल्स आपके पास हैं, एक m1 है जिसका की मास है 200 ग्राम्स, सेकेंड आपके पास m2 जो 100 ग्राम्स है। फर्स्ट पार्टिकल को जस्ट किसी हाइट से छोड़ा जा रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है डायग्राम में, u10 छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। सेकेंड को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, थ्रो किया जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। ये t=0 पर पोजीशन सारी बताई गई है। ओके, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ऑलराइट। तो पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने क्या देखा था, ACM इक्वल टू, दो पार्टिकल है आपके पास m1 a1 प्लस
आप भी लिखिए m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, वैल्यूज रखते हैं। फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है 200 ग्राम। क्या यूनिट का ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है? नहीं है। क्यों? m ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? तो ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जी से ही तो डाउनवर्ड आएगा, यस और नो? एक्सेलरेशन तो हर जगह वही है, तो सेकंड पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन होगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, इज इट? फाइन। तो कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं अपन, तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल इट्स योर चॉइस कि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो कहीं भी जरूरत पड़ती है अपवर्ड डायरेक्शन तो इसको फिर मैं नेगेटिव लूंगा। फाइन, ओके। अभी A1 फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है g, तो पॉजिटिव लेना है मेरे को g, ओके। सेकंड पार्टिकल की बात करें अपन, कितना है मास इसका सेकंड का 100 ग्राम्स, और ये भी पॉजिटिव में है 200 प्लस 100। न्यूमरेटर में कितना हुआ 300 g, और नीचे कितना हुआ 300। 300 से 300 कैंसिल कर सकते हैं अपन, और कम्स आउट टू बी जी। तो जी है पॉजिटिव आ रहा है आपका, पॉजिटिव हमने कौन सा डायरेक्शन लिया डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये हो गया इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो डाउनवर्ड कितने एक्सेलरेशन से मूवमेंट करेगा जी से। दैट्स इट, क्लियर ऑलरेडी। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट स्क्रीन पर आपके सामने है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम एट t इक्वल टू 0। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग t इक्वल टू 0 पर हमें फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, और आपको फॉर्मूला याद है क्या था फॉर्मूला? v cm इक्वल टू m1, वेक्टर का साइन लगाते चलें, v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिंपल फॉर्मूला है, एक ही तरीके का है, चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे पोजीशन हो, सभी का तो कोई इश्यू नहीं है ना? राइट, अब इन्हें वैल्यूज पुट करेंगे अपन। m1 फर्स्ट का मास क्या था, डायग्राम एक बार दोबारा से देख लीजिए, उसी क्वेश्चन का पार्ट है ये। फर्स्ट का कितना है 200, सेकंड का कितना है भाई 100। 100 वाला 100 से ऊपर जा रहा है, और 200 वाले का वेलोसिटी है 0, और डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, तो चलिए वैल्यू रखते हैं अपन। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है m1 200 ग्राम्स है, 0 वेलोसिटी है, 100 ग्राम्स 0 वेलोसिटी है। सेकंड की बात करें कितना है 200, एक बार और देख लीजिए, फर्स्ट का 200 है राइट, तो फर्स्ट का 200 है, इसको रब कर ले अपन। ओके, फर्स्ट का 200, तो ये 200 और 0 था। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड का कितना है 100 है, सेकंड का 100 है। ओके, ध्यान रखिए। अब वेलोसिटी पर आ जाइए। सेकंड की जो वेलोसिटी है देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया है भाई नेगेटिव, राइट? वेक्टर में है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। ओके, तो अभी क्या ले सकते हैं अपन 100, तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन माइनस जे कैप कर दें। ओके, 200 प्लस 100, मास पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव होता है, राइट? तो न्यूमरेटर में क्या है भाई 100 इंटू 100 माइनस जे। कैलकुलेशन सबसे बाद में कीजिए, यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन नीड नॉट वेस्ट द टाइम, टाइम बचाना होता है एग्जाम में। तो अभी आपके पास आंसर क्या होने वाला है कि वेलोसिटी जो होगी इनिशियली वो होगी माइनस का 100/3 जे कैप। तो जो मैग्नीट्यूड है ये t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है, तो आप चाहें तो इसको इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं आप u, सेंटर ऑफ मास की t इक्वल टू 0 पर,
राइट। तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 100/3 मीटर पर सेकेंड, और जो डायरेक्शन होगी किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सी डायरेक्शन है, माइनस जे आई थी क्या, हाँ या ना, माइनस जे कैरी द मीनिंग अपवर्ड, कौन सी डायरेक्शन हो गई, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। एग्री। तो ये है t इक्वल टू 0 पर। फाइन, क्लियर एवरीबॉडी। तो चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट स्क्रीन पर देखिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड पर हमको सिस्टम की वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, वेग चाहिए। काइनेमेटिक इक्वेशन फर्स्ट वाला पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया, हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलते आ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर लिया हमने, सेकंड में मोशन इन स्ट्रेट लाइन लिया हमने, थर्ड मोशन इन ए प्लेन, फिर न्यूटन्स लॉ, और फिर वर्क पावर एनर्जी, और ये 6 लेक्चर में बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो उन्हें देख लें। तो सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इक्वेशन, अदरवाइज यू नो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन वहाँ एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी, ये कोई स्केलर इक्वेशन नहीं होती है, आप इसको वेक्टर्स में लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन होती है। और सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है तो सेंटर ऑफ मास के लिए काम में लेंगे इसको, राइट। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, t इक्वल टू 0 पर अभी अभी हमने वैल्यू निकाली, कितनी निकाली, माइनस का 100/3 जे कैप, माइनस 100/3 जे कैप, वेक्टर में है तो वेक्टर्स का ध्यान रखिए। ओके, एक्सेलरेशन कितना निकाला था हमने, g आया था, याद करो, डाउनवर्ड आया था यानी जे कैप कहेंगे। टाइम कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 1 सेकेंड, 1 रख दिया, राइट। तो उसको सॉल्व करेंगे हम, माइनस 100/3 जे कैप, जी को 10 ले सकते हैं, प्लस का 10 जे कैप। अब एक तो तरीका होता है हम एलसीएम वगैरह लें, और एक शॉर्ट टेक्निक कि जो भी यहाँ पर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ऊपर हो गया ये 30 प्लस का, तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग, क्या आने वाला है भाई, माइनस का 70/3 जे कैप। एग्री। तो वेलोसिटी क्या होगी, टी इक्वल टू 1 पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट इज द 70/3 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है, माइनस का जे कैप। माइनस जे कैप मतलब क्या हो गया, कौन सी डायरेक्शन, अपवर्ड, यानी 1 सेकेंड के बाद में इसका सेंटर ऑफ मास है ऊपर की ओर गतिशील होगा। यस और नो, क्लियर। चलिए इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हिंदी में कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ओके फाइन, क्या होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट पे है, कंसेप्चुअल बातें हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं, पूछ ली जाती हैं। देखिए हमने पिछले लेक्चर के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, तो एक बार वो देखें, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एवरीबॉडी, क्या कुछ ऐसा था, F इक्वल टू dp/dt था ऐसा। थोड़ी देर के लिए अगर F नहीं है, कौन सा F, एक्सटर्नल बाह्य बल, एक्सटर्नल EXT, बाह्य बल, बाहर से लगने वाला, हिंदी में कहते हैं बाह्य बल, ये नहीं है, तो उस केस में dp/dt 0 हो गया। तो dp/dt 0 हो गया तो p की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। यस और नो, एंड दिस इज द कंजर्वेशन नियम मोमेंटम ओनली, देखिए संवेग संरक्षण नियम कि मीन्स अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, बल की अनुपस्थिति, लेकिन बल कौन सा होना चाहिए, बाह्य बल, ध्यान रहे। उस केस में लीनियर मोमेंटम क्या रहता है हमारा कंजर्व, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ध्यान रहे, एक पार्टिकल का नहीं, सिस्टम, निकाय, पूरा सिस्टम का कुल रेखीय जो संवेग होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट, संरक्षित रहता है, चेंज नहीं होता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन, A 30 kg shell is flying at 48 meter per second.
डायग्राम में क्लियरली मेंशन है कि आपके पास में एक 30 kg का एक गोला है, एम मास मान लिया मैंने इसको। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है भाई, 48 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट एक्सप्लोड्स, टूट जाता है, वन पार्ट जो 18 kg का वो स्टॉप हो जाता है। 18 kg इसकी वेलोसिटी फर्स्ट कह दिया मैंने इसको v1, स्मॉल v1, ये 0 हो जाता है। और रिमेनिंग पार्ट है दैट फ्लाइज ऑन, दूसरा चलता रहता है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी दैट वी डोंट नो क्या है, राइट। ये m1 कह देते हैं अपन, और सेकंड वाले को हमने m2 कह दिया है, और इसे कह दिया कैपिटल M, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या था कि हमारा सिस्टम है 30 kg का स्फीयर, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम जो शुरू में था वही अब भी रहेगा, मीनिंग इनिशियल लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल लीनियर मोमेंटम। क्यों? कोई एक्सटर्नल फोर्स है एक्सप्लोजन के अंदर? नहीं, सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, इसलिए कांस्टेंट रहेगा। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए इसका जो 18 kg वाला ब्लॉक है वो तो 0 वेलोसिटी पर आ गया। इट कैरी द मीनिंग कि अब इन दोनों का डायरेक्शन भी दोनों का मैच होना चाहिए, जब ही इक्वल होगा। वेरेवर द डायरेक्शन ऑफ 30 kg, जिससे भी जा रहा था उसी से 12 वाला जाएगा। मान लीजिए प्लस एक्स में जा रहा था 30 kg, तो 12 वाला भी कहाँ जाएगा, एक्स में जाएगा, तभी तो इक्वल होगा भाई। वेक्टर वेक्टर से इक्वेट करने जा रहे हैं, ओके, नॉट एन इश्यू। थोड़ी देर के लिए एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं इसको और वेक्टर में सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। इसको आई कैप कह देंगे अपन, एंड दिस इज आई डोंट नो, फाइन। तो फर्स्ट इनिशियली बिफोर ब्रेक, बिफोर एक्सप्लोजन, टूटने से पहले अगर अपन लोग बात करते हैं, एम वी, पी तो एवरीबॉडी यू नो एम वी होता है, पी इज एम वी, मास इनटू वेलोसिटी, ऐसा होता है, राइट। तो इनिशियली बात करते हैं एम और ये वी वैट लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फिर ये दो पीसेस में ब्रेक हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2, इज इट, राइट। अब वैल्यू रखने की बारी है। कैपिटल M कितना था, 30 kg, किससे जा रहा था, 48 से। डायरेक्शन अज्यूम कर लेते अपन आई कैप। फर्स्ट वाला 18 है, इट्स ओके, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि स्टॉप हो गया, तो कितना हो गया ये, 0। रिमेनिंग बोले तो 30 माइनस 18 कितना हो गया, 12। इसकी वेलोसिटी मेरे को पता नहीं, तो हमने v2 वेक्टर लगा दिया, ओके। ये तो आपका 0 हो गया, नीड नॉट वरी। तो अब अपन कुछ कैंसिल कर लें, चलो लिख लेते हैं एक बार, v2 वेक्टर इज 30 मल्टीप्लाई बाई 48 आई कैप डिवाइडेड बाई 12 होगा ना। अब कुछ कैंसिल कर लेते हैं, 12 से 48 कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला भाई, 120 आई कैप। तो अब यूनिट्स क्या थी, मीटर पर सेकंड, तो 120 मीटर पर सेकंड से मूवमेंट करेगा। और आई कैप कैरी द मीनिंग कि जो हमारा इनिशियली 30 kg इस डायरेक्शन में जा रहा था, इफ प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो अब ये रिमेनिंग पार्ट है ये भी प्लस एक्स में जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, स्क्रीन पर देखिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। ए कैनन बॉल is fired with the velocity 200 meter per second at an angle of 60 degree। एक तोप का गोला, और ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से 200 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जाता है, छोड़ा जाता है बेसिकली 200 मीटर पर सेकंड। ये इसका यू हो गया इनिशियली, और एंगल गिवन है हमें ये 60 डिग्री थीटा, ओके फाइन। व्हाट हैपेंड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट, अपने उच्चतम बिंदु पर ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, एक्सप्लोड हो जाता है 3 पार्ट्स में, जैसे डायग्राम में दिखाया गया, देखिए स्क्रीन पर, हाईएस्ट पॉइंट फ्लाइट, और 3 इक्वल पार्ट्स में। तो मीन्स अगर हम इसका मास 3m मान लें थोड़ी देर के लिए, 3m, तो हर एक m मास में ब्रेक हो जाता है,
ये भी m में हो गया, है ना, इक्वल पार्ट्स में हो गया। फिर क्या कहते हैं, वन गोइंग वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, ये 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। सेकेंड वन फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 100 मीटर पर सेकेंड, ये दूसरा 100 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, राइट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट, इसकी वेलोसिटी हमको चाहिए थर्ड वाले की, v3, आई डोंट नो, वेक्टर लगा दिया मैंने। चलिए इसको हम v1 कह देते हैं फर्स्ट पार्ट को, और ये आपका सेकंड है v2। अब फिर से एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है तो आपका इंटरनल फोर्स इन्वॉल्व है इसमें, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स यू नो वेरी वेल कि यदि आपके पास में एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो उस केस में सिस्टम का जो मोमेंटम है, सिस्टम, निकाय, तंत्र का जो मोमेंटम है, संवेग है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, यस और नो, नियत रहेगा, राइट। स्टार्ट करते हैं कि इनिशियली टूटने से पहले सिस्टम का मोमेंटम फाइनली सिस्टम के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, इज इट। इनिशियली एक स्फीयर था आपके पास में, m इंटू वी करना मेरे को 3m, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है लाइक दिस, ऐसे होगी दिस वे, और वो क्या होती है u cos थीटा। ये सब चीज़ें प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने पढ़ा था, जो थर्ड लेक्चर लिया था मोशन इन ए प्लेन, है ना, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें उसको। तो अभी डायरेक्टली हमें लिखना होगा u cos थीटा वेलोसिटी, और डायरेक्शन क्या है आई कैप, जिससे जल्दी से काम हो जाए। ब्रेक हुआ 3 पार्ट में, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मास कितना है m, वेलोसिटी v1 बाद में रख लेते हैं चलिए, सेकंड m, वेलोसिटी v2, थर्ड का भी मास m है और वेलोसिटी हमें पता नहीं, ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं 3mu, u की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर, तो चलिए प्लेस कर लेते हैं कि हमारे पास u की वैल्यू है, और कितना है वो 200, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, प्लेस कर सकते हैं आई कैप m। अब v1 पर आ जाइए, 100 और ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरे को लिखना होगा 100 जे कैप कह दें। सेकेंड पार्टिकल की बात करते हैं m, 100 नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें क्या कहना होगा माइनस जे कैप, मैं यहाँ माइनस लगा लूँ जे कैप, ओके। और थर्ड के बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे। लेकिन एक बात, ये दो फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं कि ये तो प्लस में आ गया फैक्टर आपका, और ये माइनस में आ गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब सिंपली ये रह गया आपके पास में, ये भी अपन कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है हमारा 300 m आई कैप, और राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है हमारे पास m v3। m से m को हम कैंसिल कर सकते हैं नहीं, और v3 की वैल्यू हमारे पास आ गई क्लियरली, कितना आया 300 आई कैप। इसका मतलब स्पीड तो होगी मीटर पर सेकंड में कितना 300, और आई कैप का मतलब थर्ड पार्ट हमारा जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, प्लस x डायरेक्शन में मूव करेगा, यस और क्लियर और बड़ी। चलिए इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कोलिजन टक्कर। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ही एक एप्लीकेशन होता है। तो कोलिजन से रिलेटेड अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो एक तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी उसमें ही पूछ लेता है, उसकी जानकारी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो जनरली एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, राइट। तो कोलिजन होता क्या है, whenever two bodies are relatively moving towards each other, रिलेटिवली एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करनी चाहिए तभी होगा कोलिजन, मीन्स लाइक दिस, ऐसे हो रहा है एक दूसरे की तरफ,
या एक दूसरा ये हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है। सपोज रिलेटिव का मतलब क्या है, और v2 बड़ा है v1 से, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि v2 v1 को अप्रोच कर जाएगा। तो हम कहते हैं रिलेटिवली मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, और जब इनका कांटेक्ट होता है, व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट, जब ये कांटेक्ट में आते हैं, तो टू बॉडीज एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑन ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तेजी से। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, कॉलिजन। हिंदी में जब दो वस्तुएं सापेक्ष एक दूसरे की ओर गति कर रही है, इनको सापेक्ष गति कहते हैं अपन। तो जैसे वो एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो बहुत अधिकतम बल लगाती हैं। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ, ये सिस्टम है दोनों ऑब्जेक्ट का, तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो तो इंटरनल है। कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है ना सिस्टम के बाहर से कुछ भी, ये जीरो है। तो एक इंपॉर्टेंट बात कि कॉलिजन के हर क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, एक इंपॉर्टेंट बात। जैसे अपन क्या क्या चल रहे थे, ये सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा भाई, कंजर्व, कांस्टेंट, नियत हिंदी में। ये सब टाइप्स ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन के प्रकार देख लेते हैं ध्यान से इसको अपन। टक्कर के प्रकार क्या कौन कौन से होते हैं, देखिए ब्रॉडली अगर हम बात करते हैं तो एक होता है हेड ऑन और दूसरा होता है ऑब्लिक। सम्मुख टक्कर और तिर्यक टक्कर। सम्मुख का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम को गौर से देखिए आप स्क्रीन पर, कि दो पार्टिकल्स मेरे पास हैं m1 और m2। इनकी जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो एक ही लाइन पर हो, एक ही लाइन पर है। ये हो सकता है कि एक दूसरी तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे से परे जा रही हैं, रिलेटिवली तो चलेंगी, लेकिन एक ही लाइन पर हो तो फिर हम क्या कहते हैं, हेड ऑन कॉलिजन। लेकिन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन आप जरा गौर से देखिए, ये फर्स्ट वाले की वेलोसिटी है, ये सेकंड वाले की वेलोसिटी है, क्या इनका लाइन ऑफ एक्शन, इनकी लाइन क्या एक ही लाइन पर है, नहीं है। ये तो कहीं यूं जाना चाह रहे हैं, ये इधर जा रहा है, एक लाइन थोड़ी अलग अलग है, लेकिन यहाँ एक ही था। तो फिर ऐसे केस में क्या कहलाता है, ऑब्लिक या तिर्यक। क्लियर हुआ एकदम, ओके। अब चाहे हमारा हेड ऑन कॉलिजन हो चाहे ऑब्लिक कॉलिजन हो, इनको हर एक को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, इलास्टिक इनइलास्टिक, इलास्टिक इनइलास्टिक। हिंदी में इलास्टिक को प्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे और इनइलास्टिक को क्या कहेंगे, अप्रत्यास्थ टक्कर। फाइन। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व है आपका इंटरनल है, तो कोई भी सिचुएशन है यू शुड कीप इन योर माइंड। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोशिश करें लीनियर मोमेंटम कंजर्व लगाने का, तो आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक पते की बात, इंपॉर्टेंट टेक्निक, क्वेश्चन को इससे सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, राइट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर इनइलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगा, नॉट कंजर्व्ड, ध्यान दीजिएगा, नॉट कंजर्व्ड। क्लियर ऑलरेडी, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, टाइप ऑफ कॉलिजन को देखा। चलिए हेड ऑन कॉलिजन पर आइए, सम्मुख टक्कर पर। हमने देखा था कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो उनका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही लाइन में होना चाहिए, राइट, ओके। ये हेड ऑन कॉलिजन का एक एग्जांपल आपका, एक m1 पार्टिकल है, स्क्रीन पे देखिए जरा गौर से, u1 से m2 की तरफ मूवमेंट कर रहा है, कॉलिजन हुआ, टक्कर हुई इनके बीच में, फर्स्ट वाला v1 से चलने लग गया है और सेकंड वाला v2 से चलने लग गया है, राइट। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि कॉलिजन कैसा भी हो, किसी भी तरीके का होगा, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा आपका, देखिए संवेग संरक्षित रहेगा, राइट। तो ये वाला इक्वेशन तो आप फॉलो कर ही सकते हैं, m1 u1 प्लस m2, दो पार्टिकल इसलिए m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, फाइन। सेकंड, फिजिक्स में ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में न्यूटन आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन, ये स्टार्ट होती है बात कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, हिंदी में कहते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई को डिफाइन करते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 बाई u2,
ओके, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली। वैसे इसको ब्रॉडली इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ऊपर v2 माइनस v1 आफ्टर द कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोलिजन हो जाए उसके बाद में एक दूसरे से किस रिलेटिव वेलोसिटी से दूर जा रहे हैं। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर है u1 माइनस u2, आप देख सकते हैं कि कोलिजन से पहले रिलेटिवली पहला वाला दूसरे की तरफ कितनी वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा था। फाइन, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग करूँ तो ये इक्वेशन आ जाएगा। आई बीन सीन कि कोई भी क्वेश्चन हो आपका इन जनरल जो आपके एग्जाम में आया करते हैं, तो इन दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा ये v2 माइनस v1 e u1 माइनस u2। इवन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं जैसे मैंने बताया था, लेकिन उससे थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो जाता है, तो कोशिश करना उसमें भी अप्लाई करें। बस इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू 1 ले लेंगे तो थोड़ा सा स्टेप्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले दिमाग में बैठा लीजिए ये दो इक्वेशंस हैं जो कोलिजन में हम लोग काम में लेंगे। अभी जो हमने दो इक्वेशंस देखी उनको यदि हम सॉल्व करते हैं तो अननोन जो हमारे पास है v1 v2 उनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ डेराइव नहीं कर रहे हैं, तो आप इन इक्वेशंस को याद रखें। v1 की वैल्यू m1 माइनस ई m2 डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका भी बता रहे हैं। जब फर्स्ट पार्टिकल की बात करें अपन v1 की, तो फर्स्ट पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे, m1 माइनस सेकेंड पार्टिकल के साथ ही लगा हुआ है, फर्स्ट में u1, और सेकेंड पार्ट में देखिए आपका न्यूमरेटर में केवल सेकेंड पार्टिकल के मासेस है m2 प्लस em। अच्छा, इसको सेकंड को भी देख लो, जिससे क्लियर हो जाएगी बात, याद रखना आसान हो जाएगा। सेकंड का निकाल रहे हैं ना, तो पहले सेकंड से स्टार्ट करो, माइनस बचे हुआ के साथ ई लगाइए, सेकंड की वेलोसिटी है, फिर प्लस, और फिर ये काम खत्म हो गया। फर्स्ट पार्टिकल बचा है न्यूमरेटर में, दोनों के साथ m1 है, नीचे तो m1 प्लस m2 है। तरीका समझ में आया? फाइन। अभी आपको क्या करना है, इन केस अगर इलास्टिक कोलिजन है जिसको हम कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कोलिजन है, राइट, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, उसके लिए हमें क्या लेना है, इक्वल टू 1। तो ई की जगह 1 रख दें, यहाँ ई की जगह 1 रख दिया हमने इस जगह पर, तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2। यहाँ 1 रखा तो ट्वाइस m2 हो गया, राइट, यहाँ 1 रख दिया m1, दिस इज ट्वाइस m1। ओके, एक और काइंड ऑफ द कोलिजन जिसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, पूर्ण अप्रत्यास्थ, उसमें ई की वैल्यू कितना होता है, 0। इन वैल्यूज को ध्यान रखें आप। मीन्स आपको ये फर्स्ट इक्वेशन याद रखना है, बाकी बस वैल्यू रखने से काम चल जाएगा। तो ई की वैल्यू 0 रखा आपने, ये यहाँ पर 0 हो गया, m1 u1 बचा, ओके, और यहाँ पर केवल m2 u2। इसी तरीके से आप देखेंगे v1 v2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये एक और पहचान है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, कोलिजन के बाद में, टक्कर के बाद में दोनों पार्टिकल का जो स्पीड है वो इक्वल हो जाता है। यस, ध्यान रखिएगा इस टेबल को, इंपॉर्टेंट है। चलिए कोलिजन पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पढ़ लीजिए। A neutron moving with velocity v collide with stationary alpha particle। एक न्यूट्रॉन है आपके पास में, न्यूट्रॉन, एन से मैं न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है और एक स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल के साथ में कोलाइड करता है। स्टेशनरी, इसका वेलोसिटी नहीं है। ओके, तो आप कह सकते हैं ये आपका u1 है और u2 आपके पास कितना है, 0, राइट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद में जो न्यूट्रॉन है कितने से मूवमेंट करेगा, ये आपसे पूछा गया है, ये ऑटोमेटिकली इसके बारे में हमको नहीं चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो इस तरीके के जो कोलिजन्स होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में आते हैं। हमको v1 चाहिए। अब इसको फास्ट चाहिए तो आप इक्वेशन याद रखें। इक्वेशन v1 का मैंने तरीका बताया था, फर्स्ट है तो फर्स्ट से स्टार्ट करो, m1 माइनस m2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, केवल m1 प्लस m2। फर्स्ट पार्टिकल है ना, तो क्या आएगा भाई, u1। फिर अब सेकंड के लिए इलास्टिक है तो फिर ऐसा था, डिनोमिनेटर में केवल m1 प्लस m2 आएगा, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, और ये u2 था आपका। इज इट, यही इक्वेशन था। फाइन, अब वैल्यू रखने की बारी है, इसमें अपन वैल्यू रखते हैं। ध्यान दीजिए,
ये फर्स्ट पार्टिकल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के मास को हम m कहते हैं थोड़ी देर के लिए। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, पूछते रहते हैं एग्जाम में, पूछ भी लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है। एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम के न्यूक्लियस में होते क्या है, टू तो प्रोटॉन होते हैं और टू न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास m मान लिया हमने, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो आप इसके मास को 4m कह सकते हैं। यस और नो, राइट, तो वैल्यू रखते हैं ये m, ये 4m आपका m, दिस इज 4m, ये आपको v दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और सेकंड ये आपका अल्फा पार्टिकुलर स्टेशनरी था, ये 0, तो ये सारा फैक्टर आपका 0 हो गया बेसिकली। ओके, तो ये न्यूमरेटर में कितना है 3m, डिनोमिनेटर में कितना है 5m, दिस इज v, अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग -3/5v। तो ये न्यूट्रॉन की वेलोसिटी होगी। माइनस का मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इधर मूवमेंट नहीं करेगा, कोलाइड करने के बाद में इस और मूवमेंट करेगा, ये मतलब इसका। क्लियर बड़ी, कितना इजीली कर लिया है, इक्वेशन याद रखेंगे तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, स्क्रीन पर देखिए एक डायग्राम दे रखा है, एक बॉल है और एक वॉल की तरफ मूवमेंट कर रही है। बॉल का मास है 2 kg, 2 मीटर पर सेकंड से मूवमेंट करती हुई दिखाई गई है, और एक वॉल एक दीवार से जाके कोलाइड करती है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा गया है कि कोलिजन के बाद में वेलोसिटी क्या होगा, और वेलोसिटी वेक्टर होता है। याद कीजिए ये इक्वेशंस जो हमने फाइंड की थी, ये दो वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड किया था, अगर आपको ध्यान हो। एक तो लीनियर मोमेंटम, ठीक है, वन डायमेंशन में है तो हम वेक्टर नहीं लगाते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन बार बार हम क्वेश्चंस में देखिए रिबाउंड हो रही है, लौटी है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, तो वेक्टर का भी हम ध्यान रखें तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो देखते हैं अपन, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब वॉल ये हमारा ये सेकंड है m2, ये m1 है, अनडाउटली m2 तो वेरी वेरी लार्ज होगा m1 से, यानी m1 m2 के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगा, तो हमारी ये इक्वेशन से हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये चीजें नेग्लेक्ट कर देंगे अपन। m1 नेग्लिजिबल होगा जैसे m2 में ऐड होगा, m2 बहुत ज़्यादा है, तो हमारी ये इक्वेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी बेसिकली। ऐसे केस में देखिए कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे केस में वॉल का मास भी नहीं गिवन होता है, तो हम मान के चलते हैं बहुत ज़्यादा होगा ना ये, तो ऊपर -e_m2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास में m2, तो m2 से m2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया इक्वेशन -e_u1। ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर वॉल का भी आपको, या कोई एक बड़ी सी कोई चीज़ है उसका भी मोशन में आपको इन्वॉल्वमेंट दे रखा हो, राइट। यहाँ देखिए एक m2 रहेगा जो ऊपर m2 को कैंसिल करेगा, और आपके पास इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर इतना हो जाएगा u2, यस और नो, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में वॉल है आपका स्टेशनरी है, u2 कितना है 0, u2 कितना है 0, तो हम फाइंड करते हैं v2। अब देखिए इलास्टिक कोलिजन है, E की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 रख दिया हमने। फर्स्ट पार्टिकल है आपका बॉल है 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, आई कैप कहते हैं, प्लस x एक्सिस की तरफ जा रही है। ओके, ये u2 आपका 0 है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली 0 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास में कितना आया -2 आई कैप। व्हाट डज कैरी द मीनिंग कि रिबाउंड होने के बाद में बॉल कहाँ आ जाएगी, वापस लौटेगी, कितने से चल लौटेगी 2 मीटर पर सेकंड से। इज इट एवरीबॉडी क्लियर दिस? सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। अभी देखिए इस केस में इलास्टिक कोलिजन नहीं है, क्यों नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है मेरे को यहाँ पर कि E की वैल्यू कितना है 1/2, इलास्टिक होता तो 1 होता, तो यहाँ क्या चेंजेस आने वाले हैं, बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने रिड्यूस की थी इक्वेशन को, और इक्वेशन हमारे पास में निकल के आया था v2 इक्वल टू -e_u1 प्लस 1 प्लस e_u2, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अभी फिर से u2 की वैल्यू 0 है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। कैसे कि वॉल एट रेस्ट में ये 0 है, तो सेकंड पार्ट तो 0 हो गया। फर्स्ट में चलता है, E की वैल्यू गिवन है फर्स्ट 2 आई कैप, तो यहाँ सिंपली -1 आई कैप कर दूँ। तो इस बार बॉल रिबाउंड तो होगी, लेकिन किससे जा पाएगी 1 मीटर पर सेकंड से। गेटिंग क्लियर ऑलरेडी?
नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, इस पर देखिए वॉल भी मोशन में है, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, और इलास्टिक कोलिजन है क्योंकि इक्वल टू 1 दे रखा है, राइट। और फिर मुझे बॉल का वेलोसिटी यहाँ पे चाहिए, बॉल का वेलोसिटी, इक्वेशन याद कीजिए v1 का माइनस ई u1 प्लस 1 प्लस ई u2, ऐसा था, यही आएगा। ओके, इस बार बॉल मोशन में है, ध्यान दीजिएगा, ई की वैल्यू 1 है, 1 रख दिया मैंने। बॉल मूवमेंट कर रही है किससे, टू आई कैप, राइट, 1 प्लस 1। वॉल का मोशन है 2 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन माइनस आई कैप में, माइनस 2 आई कैप। ओके, तो ये आया माइनस का 2 आई कैप, ये आ गया माइनस का 6 हो जाएगा कि 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया माइनस का 6 आई कैप आया ना। इसका मतलब ये बॉल जो आपका रिबाउंड होगा वो किससे रिबाउंड होगा, 6 मीटर पर सेकेंड से होगा, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन, ऑब्लिक कॉलिजन से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका। एक बॉल है, एक स्टेशनरी बॉल से जाके स्ट्राइक करती है 9 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे का वेलोसिटी 0 है, और आफ्टर द कॉलिजन दोनों बॉल है इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से 30 डिग्री पर रिबाउंड हो जाती है, इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती है, आई मीन टू से हियर। वेलोसिटी v1 है, कुछ v2, आई डोंट नो कितनी है। क्वेश्चन यही है कि जब कॉलिजन हो जाता है उसके बाद में इनका स्पीड हमें फाइंड करना है कि स्पीड कितना हुआ, इनकी चाल क्या होगी, राइट। तो जैसा हमने बताया था कॉलिजन कोई सा भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ऑब्लिक कॉलिजन में तो जनरली क्वेश्चन एक इक्वेशन से हो जाते हैं, देखिए हम बताते हैं, हमें यहाँ 2 इक्वेशंस मिल जाती हैं, 2 अननोन फाइंड करने के लिए करेंगे वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन एक्स और वाई डायरेक्शन में। सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वाई डायरेक्शन, हमारा कैलकुलेशन इजी होगा, इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए पहले वाई डायरेक्शन को कंजर्व कर रहे हैं। वाई डायरेक्शन में को सबसे पहले ले रहे हैं, तो देखिए वाई डायरेक्शन में बात करते हैं तो फर्स्ट पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में कितना है 0, सेकंड का कितना है 0, मोमेंटम है ही नहीं इनका। आफ्टर कॉलिजन की बात करते हैं अपन, फर्स्ट पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट लें, वाई कंपोनेंट लें, तो कितना आएगा एम वी वन, एंगल के साथ कंपोनेंट लेते एक्स के लॉन्ग तो कॉस आता है, साइन आएगा ना, साइन 30। ओके, और इसकी बात करें सेकंड पार्टिकल की तो माइनस की तरफ चला जाएगा, या तो हम प्लस जे और माइनस जे लें या माइनस लगा लें, माइनस एम वी टू साइन 30। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर एम वी वन साइन 30 डिग्री इक्वल टू एम वी टू साइन 30 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एम आपका कैंसिल, साइन 30 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास ये आ गया कि v1 और v2 दोनों इक्वल होंगे, यानी कॉलिजन के बाद दोनों इक्वल स्पीड से मूवमेंट करेंगे, राइट, कांस्टेंट होगा, लेट मान लिया मैंने, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, लेकिन सेकंड पार्ट से पहले आप सेकंड पार्ट को पहले कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा कर लेते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज भी मेरे को चाहिए यहाँ पर, राइट। ओके, तो अभी एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को कंसिडर कर लेते हैं, राइट। एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करते हैं अपन मोमेंटम को, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। बिफोर कॉलिजन फर्स्ट पार्टिकल मूव कर रहा है आपका m मल्टीप्लाई बाई 9 से, राइट, ये मल्टीप्लाई का साइन है, नीड नॉट कंफ्यूज, चलो दोबारा बना देते हैं, m मल्टीप्लाई बाई 9, और सेकंड पार्टिकल तो ये रेस्ट में है m0। ओके, आफ्टर द कॉलिजन m और x कंपोनेंट लेंगे, एंगल के साथ कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में,
तो कितना आएगा एम v1। अब v1 v2 दोनों को v कहते हैं अपन, v cos 30 डिग्री। सेकंड की बात करें, इसका भी इसी डायरेक्शन में, एम v cos ऑफ 30 डिग्री, इज इट। तो यहाँ ये तो जीरो हो गया आपका पार्ट, यहाँ आ गया 9m, तो आप चाहें तो सारे m कैंसिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये कितना आ गया ट्वाइस एम वी कॉस 30 डिग्री। यहाँ से अब अपन m को कैंसिल करने जा रहे हैं, राइट। और इसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, कितना है ट्वाइस वी कॉस 30 डिग्री कितना होता है भाई, √3/2। तो यहाँ से ये 2 भी आपका एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल। तो अल्टीमेटली यदि अपन बात करें तो ये v की वैल्यू कितना आने वाला है, 9/√3 मीन्स 3√3 मीटर पर सेकेंड, इज इट। तो दोनों के दोनों कितनी स्पीड से मूवमेंट करेंगे, 3√3 मीटर पर सेकेंड से। अब इसका सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, फाइंड द टाइप ऑफ कोलिजन, ये टक्कर का प्रकार। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर या तो e की वैल्यू निकालना है अपन, या ये देखें कि कोलिजन के बाद में ये दोनों इक्वल स्पीड से मूवमेंट कर रहे हैं, तो कोलिजन कैसा होगा आपका, इनइलास्टिक, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप इन वीडियोस को बार बार रिवाइंड करें। एक तरीके से समरी मैंने बना के दे रखी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दे रखे हैं इसके अंदर आपके सामने, और इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल उनको करें। फिर भी कोई डाउट आता है, विदाउट बिना देखे करने की कोशिश करें, आंसर करें। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें आप, जिससे कि नेक्स्ट जो लेक्चर है उसका इंटीमेशन आपको मिल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल डायनेमिक्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। थैंक यू वेरी मच।